स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीजी शिक्षा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फ्लेमिंगो बुक चैप्टर नंबर फर्स्ट है। उस चैप्टर का नेम है द लास्ट लेसन। उस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर हैं आज की इस क्लास में हम उसको कवर करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं हमारा ये क्लास और देखते हैं हमारा फर्स्ट सेक्शन। और फर्स्ट सेक्शन में हमारा अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट। अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। The people in this story suddenly realize how precious their languages is to them. What shows you this? Why does this happen? ठीक है, इस स्टोरी मतलब इस कहानी में जो लोग रहते हैं, जो पीपल रहते हैं, अचानक से उनको ये महसूस होने लगता है कि उनकी जो लैंग्वेज है, उनका जो भाषा है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रेशियस है, मीन्स बहुत ज़्यादा उनके लिए कीमती उनका भाषा। तो ये आप लोगों को क्या दर्शाता है? Why does this happen? और ये ऐसा क्यों होता है? तो आइए देखते हैं इसका आंसर हम। The new order from Berlin has sought to replace French language with German. ठीक है, बर्लिन के नए आदेश से क्या हुआ था, जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो जर्मन लैंग्वेज में क्या कर दिया गया था, उसको रिप्लेस कर दिया गया था। मीन्स फ्रेंच के जगह पे जर्मन लैंग्वेज को ले आया गया था। As soon as the people of Alsace come to know this, a sense of grief sets in. ठीक है, और जो एल्सेस के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा इस बात से क्या हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। It is now that they realize the value of their language and decide to attend a school with a desire to learn and absorb all about French at one go. ये जो कुछ भी होता है उससे वहाँ के लोग क्या रियलाइज़ करते हैं, क्या महसूस करते हैं कि उनकी लैंग्वेज का, उनके भाषा का वैल्यू समझते हैं उन लोग, उनके भाषा की महत्ता बोल सकते हैं, उनके भाषा की कीमत समझते हैं और ये निर्णय लेते हैं कि उन लोग सारे के सारे लोग क्या करेंगे, स्कूल जाएंगे और बहुत ही डिज़ायरली मीन्स अपने इच्छा से क्या करेंगे, स्कूल जा कर के पढ़ेंगे वहाँ पे और फ्रेंच के से रिलेटेड सब कुछ क्या करेंगे, उन लोग खुद से ही सीखेंगे। Even the former mayor, postmaster and old houser rushed to Hammel's class. ठीक है, यहाँ तक कि जो फॉर्मर मेयर थे, जो पोस्ट मास्टर थे, ओल्ड हाउसर थे, उन लोग सब भी कहाँ चले गए, एम हैमल्स के क्लास में चले गए। Not to forget, Hamel himself felt sorry for his negligence at times in teaching the language. Okay? जो हैमल थे वो अपने नेग्लिजेंस मीन्स अपनी लापरवाही जो पढ़ाते वक्त किया करते थे उसको वो खुद क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और उसके लिए वो बहुत ही सॉरी महसूस करते हैं। When he sent the children to water the plants in his garden and gave them a break when he wanted to go fishing, वो क्या करते थे, वो अपने जो क्लास के जो चिल्ड्रन, जो बच्चे हुआ करते थे, उनको गार्डन में पौधों को पानी देने के लिए भेज दिया करते थे और उन सभी को वो ब्रेक दे देते थे जब उनको फिशिंग के लिए जाना होता था। तो इन सारी लापरवाही के लिए वो क्या करते हैं, वहाँ के लोगों से सॉरी फेल्ट करते हैं। These are proofs enough to indicate that people suddenly realize how precious their language is to them. करेक्ट, THEM them. ओके, और ये सारी जो घटनाएं थी वो ये प्रूफ करती है, ये साबित करती है कि वहाँ के जो लोग थे उनको अचानक से महसूस होता है कि उनकी जो भाषा है उनके लिए कितनी ज़्यादा कीमती है। France too becomes serious about the subject and regrets about his misdeeds of being irregular and not paying attention to it in the past. और जो वहाँ के जो फ्रांस रहते हैं, ठीक है, फ्रांस लोग जो रहते हैं उन लोग बहुत ज़्यादा फिर उसी को लेके क्या हो जाते हैं, सीरियस हो जाते हैं उस सब्जेक्ट को, मीन्स उस विषय को ले करके और फिर वो रिग्रेट, खेद महसूस करते हैं किस चीज़ को लेके, कि उन लोग क्या किए थे, इरेगुलर, और उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे अपने पास्ट में, मतलब अपने उनके भूतकाल में जो कुछ भी हुआ था उसमें वो बिल्कुल भी अटेंशन नहीं थे, सावधान नहीं थे, उस पर ध्यान नहीं देते थे। इन सब चीज़ों को लेके वो खेद महसूस करते हैं। Such things happen when we take things for granted and begin to put off matters for the next day. और ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं, जब हम कुछ भी चीज़ को अपने आने वाले कल के लिए टाल देते हैं। ठीक है, मीन्स ये काम अगर हमको आज करना है तो उसको हम अगर कल पे टाल देते हैं तो ये सारी चीज़ें उसी की वजह से होती है। आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। फ्रांस थिंक्स will they make them sing in German even the pigeons? What could this mean? ठीक है, फ्रांस ये कहते हैं कि जो जर्मन के लोग हैं उन लोग क्या करेंगे, यहाँ पीजन को जर्मन भाषा में गाना गवाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? France was very upset about the forceful imposition of the German language on the natives of Alsace and Lorraine.
ठीक है। अल्सेस और लॉरेन के जो फ्रांस के लोग थे वो बहुत ज़्यादा उदास थे, बहुत ज़्यादा क्या थे, अपसेट थे इस चीज़ को लेके जो उनके ऊपर ज़बरदस्ती जर्मन भाषा को थोपा जा रहा था। He realized that it was going to be a loss of their freedom, और उनको ये महसूस हो रहा था कि उनकी जो फ्रीडम है, उनका जो स्वतंत्रता है वो उनसे छीना जा रहा है, वो उस स्वतंत्रता को अब खोते जा रहे हैं। Autogeus he turned and thought, would the Germans make the peasants to talk and walk or go in German as well? ठीक है, उग्र होकर वो ये सोचने लगते हैं और ये कहने लगते हैं कि जो वहाँ के लोग हैं, मीन जो जर्मन के लोग हैं, वो क्या कबूतरों से भी गाना जर्मन भाषा में गवाएंगी। तो ये रीज़न था उसके कहने का। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन जो कि है टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज when a people are enslaved as long as they hold fast to their language it is as if they had the key to their prison। ठीक है, जब पीपल लोग क्या किए जाते हैं, इंस्लेप्ट किए जाते हैं, मीन्स गुलाम बना लिए जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, अपनी भाषा से पक्की तरीके से जुड़े रहते हैं। दे हैड द की टू देयर प्रिजन, और जो उनकी भाषा होती है वो उस जेल के लिए मानो एक चाबी होती है। Can you think of example in history where a conquered people had their language taken away from them or had a language imposed on them? ठीक है, इतिहास के कुछ उदाहरण आप बता सकते हैं जहां लोग पराजित हो जाने पे उनकी भाषा उनसे छीन ली जाती थी और उनके ऊपर दूसरा भाषा थोप दिया जाता था। तो आइए देखते हैं इसका आंसर हम। In history where conquered people had their language taken away from them or had a language imported on them, we have the following examples। जो इतिहास में ऐसे लोग जो पराजित हो जाते थे, उनसे उनकी भाषा छीन ली जाती थी और उनके ऊपर दूसरी अन्य भाषा थोप दिया जाता था। इसके कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ उदाहरण नीचे हमको दिए गए हैं। आइए वन बाय वन इसको हम रीड करते हैं। फर्स्ट इज व्हेन द आर्यंस कॉन्कर्ड द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया दे इम्पोज देयर लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ द ऑन द पीपल ऑफ द इंडस वैली। ठीक है, जो और आर्यंस लोग थे, आर्यंस लोग जब नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया मतलब भारत के उत्तर साइड क्या किए थे, उन लोग आक्रमण किए थे, तो वहाँ के लोगों पे वो क्या किए थे, अपनी भाषा और अपनी संस्कृति इंडस वैली, ठीक है, जो इंडस वैली जो सिंधु घाटी है वहाँ के लोगों पे वो क्या किए थे, अपनी भाषा और अपनी लैंग्वेज उनके ऊपर थोप दिए थे। सेकेंड इज फारसी लैंग्वेज वॉज रिप्लेस्ड बाय टर्कीज इन अजरबैजान व्हेन द मुगल्स कॉन्कर्ड द प्लेस। ठीक है, जो फारसी लैंग्वेज है वो किससे रिप्लेस कर दिया गया था, टर्कीज लैंग्वेज से। ठीक है, टर्की भी एक लैंग्वेज है हमारा, तो तुर्की लैंग्वेज जिसको हम लोग तुर्की लैंग्वेज भी बोलते हैं, तो फारसी लैंग्वेज को तुर्की लैंग्वेज से रिप्लेस कर दिया गया था अजरबैजान में जब मुगल्स लोग, ठीक है, इट्स अ मुगल, ओके, जब मुगल्स लोगों ने उस जगह पे आक्रमण किया था। एंड द थर्ड पॉइंट इज इंग्लिश वॉज इम्पोज्ड इन नॉर्थ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन। ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन के टाइम पे क्या किया गया था, इंग्लिश को नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में लागू कर दिया गया था, इम्पोज कर दिया गया था। And the last point is the people of Latin America were forced upon Spanish and Portuguese to speak when they were subjugated by these races। ठीक है, जो लैटिन अमेरिका के जो पीपल थे, मीन्स लैटिन अमेरिका में रहने वाले जो लोग थे, उनको किनका फोर्स मिल रहा था, मीन्स उनको किनका दबाव मिल रहा था, तो स्पेनिश और पोर्टुगीज मीन्स जो पुर्तगाल के लोग थे, ठीक है, टू स्पीक वैन दे वर सब्जुकेटेड बाई दिस रेस। तो इस रेस से उन लोग जब क्या हो गए थे, सब्जुकेट हो गए थे, मतलब अधीनस्थ कर दिए गए थे, तो उनको लैटिन अमेरिका के लोगों को फोर्स मिलता था कि वो स्पेनिश और पुर्तगाल भाषा में बात करें। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट हैपन्स टू अ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इन अ स्टेट। ठीक है, इन ए स्टेट मतलब किसी भी राज्य में लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी से क्या होता है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी मीन्स भाषावाद अल्पसंख्यक। हाउ डू यू थिंक दे कैन कीप देयर लैंग्वेज अ लाइफ फॉर एग्जाम्पल। और आपको कैसे लगता है कि वो अपनी भाषा को कैसे जीवित रख सकते हैं। उदाहरण के तौर पे हमको दिया गया है पंजाबीज इन बेंगलोर, जैसे बेंगलोर में पंजाबी जीवित है, मीन्स अलाइव है। मुंबई में आपका तमिलियंस अलाइव है। दिल्ली में आपका कन्नड़ियज, ठीक है, जो कन्नड़ भाषा होता है, कन्नड़ लैंग्वेज होते हैं, वो अलाइव है। एंड कोलकाता में आपका गुजरातीज अलाइव है। इसी तरीके से हमको बताना है कि जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है वो स्टेट पे, ठीक है, भाषावाद जो अल्पसंख्यक होती है वो उस स्टेट में कैसे
हैपन होती है। तो आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल हम। अ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इन अ स्टेट यूजुअली मर्ज विद द लिंग्विस्टिक मेजॉरिटी इन अ स्टेट। ठीक है, जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लोग होते हैं, मीन्स जो भाषावाद अल्पसंख्यक होते हैं, वो क्या करते हैं, जो भाषावाद बहुसंख्यक होते हैं, मीन्स लिंग्विस्टिक मेजॉरिटी, वो दोनों लोग आपस में मिलकर क्या करते हैं, साथ में रहते हैं। मर्ज मीन्स साथ में रहना। But even then they are successfully able to retain their own lingual and cultural integrity। और साथ ही साथ जो linguistic minority as well as जो linguistic majority के लोग होते हैं, वो आपस में क्या करते हैं, अपना भाषा और अपनी संस्कृति आपस में मिलजुल कर सब उसको क्या करते हैं, उन लोग सक्सेसफुली मीन्स सफलतापूर्वक उसको आगे बढ़ाते हैं, कह सकते हैं हम। They show this by forming their own culture groups, associations where they mingle with one another, holding get together, सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल एट्सेट्रा। और ये सब क्या कब होता है, जब वो अपना कल्चरल ग्रुप, ठीक है, जो संस्कृति का समूह बनाकर, ठीक है, एक संगठन बनाकर, जहाँ उन लोग लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी और लिंग्विस्टिक मेजॉरिटी के लोग आपस में मिलकर ये सब चीज़ जब उन लोग करते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के और सारे तीज त्यौहार को आपस में सेलिब्रेट करते हैं, तब क्या होता है, जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लोग हैं वो स्टेट में हैपन कर पाते हैं। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। Is it possible to carry pride in one's language too far? Do you know what linguistic chauvinism means? ठीक है, क्या ये संभव है कि किसी एक भाषा पे बहुत ज़्यादा गर्व करना? क्या आपको पता है लिंग्विस्टिक चौविनिज्म का मतलब क्या होता है? आइए देखते हैं इसके आंसर में, फिर हमको पता चलेगा कि लिंग्विस्टिक चौविनिज्म का एक्चुअल में आंसर क्या होता है। Yes, it is yes, correct it. Yes, it is possible to carry pride in one's language too far। हाँ, ये संभव है, एक ही मतलब अपनी भाषा पे बहुत ज़्यादा गर्व करना, ये संभव बात है। Stronger nation invade the weaker ones to establish the superiority of their race in every term, and in the process they go on invading territory, subjugating the people to go down before their supremacy। ठीक है, जो स्ट्रॉन्गर मतलब जो स्ट्रॉन्गर नेशन के लोग होते हैं, जिस नेशन के पास ज़्यादा ताकत होती है, वो क्या करते हैं, अपने से कमज़ोर देश का वो क्या करते हैं, उनका बोल सकते हैं कि गलत यूज़ करते हैं। उनको क्या करना होता है, उनका बो डाउन करना होता है, मतलब उनके अंडर में काम करना होता है, उनके आगे उनको सर झुकाना होता है और उनके सुप्रीमेसी की वजह से उनको बो डाउन करना होता है। लिंग्विस्टिक चौविनिज्म मीन्स कैरिंग प्राइड इन वंस लैंग्वेज टू फार। लिंग्विस्टिक चौविनिज्म का मतलब यही होता है कि एक ही भाषा को लेके बहुत ज़्यादा प्राइड मीन्स गर्व करना। इट रिफ्लेक्ट्स एक्सेसिव सेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म इन वंस ओन लैंग्वेज। और ये हमको ये दर्शाता है कि पैट्रियोटिज्म मीन्स देश प्रेम, ठीक है, अपनी एक भाषा को लेके पैट्रियोटिज्म शो करता है। The Germans set a perfect examples of linguistic chauvinism in this lesson। ठीक है, इस लेसन में जो आपने पढ़ा है द लास्ट लेसन, इस लेसन में जर्मन इसका एक बहुत ही सटीक उदाहरण था लिंग्विस्टिक चौविनिज्म को लेकर के। बाय इम्पोजिंग देयर लैंग्वेज ओवर द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन एंड दस रजिस्टर्ड देयर डोमिनेंस ओवर द फ्रेंच। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, फ्रेंच जो एल्सेस और लॉरेन के जो लोग थे उसमें उन्होंने क्या किया था, फ्रेंच स्पीकिंग लोगों के ऊपर इम्पोज कर दिया गया था कि अब वो क्या करेंगे, सिर्फ जर्मन भाषा पे बात करेंगे। और वो फ्रेंच के अगेंस्ट क्या किए थे, फिर रजिस्टर किए थे, मीन्स जो फ्रेंच के लोग थे उनके ऊपर उन्होंने प्रेशराइज्ड किया था कि वो अब जर्मन भाषा में ही बात करेंगे। और यही एक परफेक्ट एग्जाम्पल है लिंग्विस्टिक चौविनिज्म का। ओके, सो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन जो कि है वर्किंग विद द वर्ड्स। एंड द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज इंग्लिश इज अ लैंग्वेज दैट कंटेन वर्ड्स फ्रॉम मैनी अदर लैंग्वेज। इंग्लिश एक ऐसी भाषा होती है जो कि बहुत सारे अलग अलग भाषाओं की जो शब्द होते हैं उनको अपने अंदर ग्रहण करती है। दिस इंक्लूसिवनेस इज़ वन ऑफ द रीज़न इट इज़ नाउ अ वर्ल्ड लैंग्वेज। और ये जो इंक्लूसिवनेस है, मीन्स किसी भी चीज़ को अपने अंदर ले आना, वो क्या है, यही कारण है कि वो जो इंग्लिश है वो वर्ल्ड लैंग्वेज मीन्स पूरी दुनिया का एक भाषा बन चुका है। फॉर एग्जांपल, कुछ एग्जांपल दिया है हमको, पिटाइट फ्रेंच, ठीक है, किंडरगार्टन में जर्मन, कैपिटल में लैटिन, डेमोक्रेसी ग्रीक, बाजार हिंदी। तो ये सारे वो वर्ड्स थे, ठीक है, जैसे कि पिटाइट तो ये फ्रेंच का वर्ड है, किंडरगार्टन जर्मन का वर्ड है, कैपिटल लैटिन, डेमोक्रेसी ग्रीक और बाजार जो आपका हिंदी वर्ड है।
फाइंड आउट द ओरिजिन्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, और हमको नीचे में कुछ वर्ड्स गिवन हैं जिसके ओरिजिन हमको फाइंड करने हैं। तो आइए देखते हैं हम कुछ वर्ड्स हैं, आपको ये वर्ड्स गिवन है, टाइकून, टूलिप, लोगो, बैंडिकोट, बरपेक, वेरांडा, रोबोट, जीरो, स्काई एंड ट्रैक। आइए देखते हैं अब इन वर्ड्स के हम आंसर्स। जैसे कि टाइकून दिया है तो टाइकून कौन सा है, आपका जापानीज है। सेकेंड में दिया टूलिप, टूलिप इज अ फ्रेंच। नेक्स्ट वन इज लोगो, कम्स अंडर जर्मन। अनदर वन इज बैंडिकूट, मीन्स तेलुगु। नेक्स्ट इज बारबेक, it's Spanish. Next one is veranda, it's a Portuguese. Robot, Zeech. Zero comes under Arabic. Sky comes under Norwegian, and the last track comes under Dutch. अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नोटिस द अंडरलाइन वर्ड्स इन दिस सेंटेंसेस एंड टेक द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्लेन्स देयर मीनिंग। अब हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमको कुछ सेंटेंस गिवन है और कुछ ऑप्शंस भी गिवन है। ओके, सो सारे सेंटेंस में जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं वो हमको देखना है, और जो ऑप्शन में हमको ऑप्शन गिवन है वो रीड करना है। अंडरलाइन वर्ड से जो ऑप्शन करेक्टली मैच होगा, मीन्स दोनों का मीनिंग एक जैसा होगा, उसको हमको सिलेक्ट करना है। सो लेट्स बी स्टार्ट। What a thunderclap these words were to me. The words were, यहाँ पे देख सकते हैं आप थंडर क्लैप, ठीक है, थंडर क्लैप अंडरलाइंड है, और थंडर क्लैप का मीन्स क्या होता है, जो बिजली की तरह एकदम बोल सकते हैं, जो गरजने वाला होता है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर आप रीड करिए, लाउड एंड क्लियर, स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड, प्लेजेंट एंड वेलकम। तो हमको ऑब्वियस ही बात है, क्लियरली हमको नज़र आ रहा है कि इसका आंसर क्या होगा, लाउड एंड क्लियर, मतलब जो तेज़ आवाज़ भी हो और बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट हो। सिमिलरली हम सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। व्हेन अ पीपल आर इन स्लेप एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, it is as if they had the key to their prison. It is as if they had the key to the prison as long as they. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंटेंस में क्या है, ये सारे वही वर्ड्स हैं जो आपने ऑलरेडी चैप्टर में समझे हुए हैं। इस वजह से मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आपने तो ऑलरेडी चैप्टर को समझ लिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप होल्ड फास्ट टू, ठीक है, होल्ड फास्ट टू। तो आइए पहले इसका हम ऑप्शन रीड करते हैं। फर्स्ट इज डू नॉट लॉस देयर लैंग्वेज, attached to their language, quickly learn the conquer's language. Okay, hold fast to their language means अपनी भाषा से पक्की तरीके से जुड़े रहना। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 आर अटैच्ड टू देयर लैंग्वेज मीन्स अपनी भाषा से जुड़े रहना, सेम मीनिंग है दोनों का। आइए आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। डोंट गो सो फास्ट, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, यू विल गेट इट टू योर स्कूल। ठीक है, इन प्लेंटी ऑफ टाइम मीन्स बहुत काफ़ी टाइम, पर्याप्त समय होना। फर्स्ट इज वेरी लेट, टू अर्ली, अर्ली इनफ मीन्स अर्ली इनफ होगा ना इसका, क्योंकि प्लेंटी मीन्स बहुत सारा और प्लेंटी ऑफ टाइम मीन्स बहुत सारा टाइम, तो वो क्या करेंगे, अर्ली इनफ मीन्स काफ़ी पहले। नेक्स्ट इज आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, मैंने उसे कभी इतना लंबा नहीं देखा। लुक सो टॉल, हैड ग्रोन फिजिकली टॉलर, seemed very confident, stood on the chair. I never saw him look so tall. I'm Hamal means उसको बता रहे कि इससे पहले उसने इतना लंबा उसको कभी देखा ही नहीं है। That means stood on the chair, कि वो कुर्सी पे खड़ा हुआ है। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट पोर्शन, जो कि हमारा नोटिसिंग फॉर्म का। read this sentence. M. Hamel had said that he would question us on participles. Pick out 5 sentences from the story with this form of the verb and say why this form has been used. ओके, आप देख सकते हैं कि हेड सेट, इसके नीचे आपको और भी कुछ डिस्क्रिप्शन बुक में आई थिंक गिवन है। तो क्वेश्चन हमको ये कह रहा है कि हेड सेट जो हमको गिवन है, हमको इस लेसन से वो सारे सेंटेंस को पिक आउट करना है जिस पे हेड का यूज़ किया हो, और हेड आपका कौन से फॉर्म में आता है, तो वो पास्ट परफेक्ट के फॉर्म में आता है। तो आइए हम स्टोरी से कुछ क्वेश्चंस कुछ सेंटेंस हैं जो मैंने पिक आउट किए हैं, उसको रीड करते हैं। फर्स्ट इज अ हेड, देख सकते हैं यहाँ पे हेड आया है, एंड मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हेड सेड मीन्स हेड कम्स अंडर द पास्ट परफेक्ट टेंस। अ हेड काउंटेड ऑन द commotion to get to my desk without being seen. Second sentence is I had caught a little over my fight. That was what they had put up at the town hall. He had
put on his fine Sunday clothes. I had never listened so carefully. तो देख सकते हैं स्टूडेंट्स की ये 5 सेंटेंसेस में हमने हेड वाले सेंटेंस को ही सिलेक्ट किया है। इसके अलावा आप खुद से भी वो सेंटेंसेस इसमें सिलेक्ट करके नोट डाउन कर सकते हैं जिस सेंटेंस में हेड का यूज़ हुआ हो, क्योंकि क्वेश्चन में हमको क्लियरली ये कहा गया है कि हमको हेड वाले ही सेंटेंस को पिक आउट करना है, क्योंकि हेड किसके अंदर आते हैं? यस, पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर आते हैं। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारे राइटिंग सेक्शन से बिलोंग करता है। Write a notice for your school bulletin board. Your notice could be an announcement of a forthcoming event. अब आप लोगों को कहा जा रहा है, ठीक है, कि आप लोगों को अब क्या करना है? अपने स्कूल के बुलेटिन बोर्ड के लिए एक नोटिस लिखना है। डू यू नो स्टूडेंट व्हाट इज बुलेटिन बोर्ड? जिसमें हमको स्कूल में क्या किया जाता है? सारे नोटिस को उसमें पिन किया जाता है, ठीक है। सारे स्कूल में एक ऐसा बोर्ड होता है जिसमें हमको सारे नोटिस को मिलता है पढ़ने के लिए, जिसमें पिन करके नोटिस को अटैच किया जाता है। तो दिस इज कॉल्ड बुलेटिन बोर्ड। तो आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि आप लोग अपने स्कूल के बुलेटिन बोर्ड के लिए एक नोटिस लिखिए, और वो नोटिस किसके लिए होना चाहिए? फोर्थ कमिंग इवेंट मीन्स आने वाले जो इवेंट है, आने वाला जो कार्यक्रम है, उसके लिए होना चाहिए। और अ रिक्वायरमेंट टू बी फुलफिल्ड और अ रूल टू बी फॉलोड, और ऐसे चीज़ों का, ठीक है, ऐसे चीज़ों का उसमें रिक्वायरमेंट मीन्स जिस चीज़ों की ज़रूरत हो उसका, और जो उसको रूल होगा, ठीक है, जो नियम है जो उसको आपको फॉलो करवाना है। तो ये सारी चीज़ों को लेके आपको एक नोटिस लिखना है। तो इसको तो आप इजीली खुद से भी लिख सकते हैं। फिर भी हम देखते हैं एक नोटिस का फॉर्मेट, फोर्थ कमिंग इवेंट्स, आने वाले कार्यक्रम के लिए। कुछ इस प्रकार का नोटिस का होगा आपका फॉर्मेट, जिसमें आपको यहाँ पे एड्रेस लिखना होगा। देन इट इज़ नोटिस, नेम आर इनवाइटेड फॉर द इंटर हाउस सिंगिंग कॉम्पिटिशन टू बी हेल्ड ऑन 7th August 7, 2022 एट द स्कूल ऑडिटोरियम फ्रॉम 12 noon ऑनवर्ड्स। ठीक है, यहाँ पे नेम रहेगा, नेम आर इन्वाइटेड मतलब ऐसे नाम को इन्वाइट किया जा रहा है, किसके लिए? इंटर हाउस सिंगिंग कंपटीशन, एक गीत गाने की प्रतियोगिता जो कि आपके स्कूल में क्या की जा रही है? रखी जा रही है। उसका डेट आप यहाँ मेंशन करेंगे, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है August 7, 2022, और वो कहाँ है उसका एड्रेस? तो वो आपके स्कूल के ऑडिटोरियम में है, जो कि 12 बजे, दोपहर के 12 बजे से क्या होगा? चालू होगा, सॉरी। तो इस तरीके से आपको भी नोटिस लिखना। आइए इसके आगे भी कुछ लिख सकते हैं आप। इंटरेस्टेड पार्टिसिपेंट्स में गिव देयर नेम्स टू द हाउस कैप्टन्स, ठीक है। और जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं, मतलब जितने भी लोग इच्छुक हैं, उन लोग क्या करिए? अपने हाउस कैप्टन्स, ठीक है। हाउस कैप्टन्स तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो प्रेयर के टाइम पे जो हाउस डिवाइड कर दिया जाता है, उसके जो कैप्टन्स बनाए जाते हैं, ठीक है। तो जितने भी इच्छुक हैं लोग, वो क्या करें? अपने हाउस कैप्टन के पास अपना नाम दर्ज कराएं बाय द 4th of August, ठीक है। मतलब 7 अगस्त को हमारा इवेंट है, तो 4 अगस्त तक अपने हाउस कैप्टन के पास अपना नाम दर्ज कराइए। 5 पार्टिसिपेंट फ्रॉम ईच हाउस विल बी एंटरटेन्ड, ठीक है। सारे हाउसेज में से 5 लोग क्या होंगे? उसमें एंटरटेन्ड होंगे, एंटर्ड, इट्स करेक्ट, इट्स एंटर्ड मीन्स उसमें वो शामिल होंगे। फिर यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कल्चरल सेक्रेटरी, फिर जिस भी दिन सबमिट करना होगा उसका डेट। तो ये था हमारा एक नोटिस का फॉर्मेट। स्टूडेंट्स आप इसको अपने अकॉर्डिंग भी क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन। राइट अ पैराग्राफ ऑफ अबाउट 100 वर्ड्स आर्गुइंग फॉर और अगेंस्ट हैविंग टू स्टडी 3 लैंग्वेजेस एट स्कूल, ठीक है। आपको एक पैराग्राफ लिखना है लगभग से, जिसमें 100 वर्ड्स होंगे, और वो किस पे बेस होना चाहिए? तो स्टडी 3 लैंग्वेजेस, अपने स्कूल में 3 भाषा के पढ़ने के लिए, ठीक है। उसका फॉर भी लिखना है और उसका अगेंस्ट भी लिखना है आपको। तो आइए देखते हैं, एक शॉर्ट सा पैराग्राफ है। टू स्टडी 3 लैंग्वेजेस स्कूल इज़ नॉट फिजिबल एट ऑल, ठीक है। मतलब स्कूल में 3 लैंग्वेजेस, 3 भाषाएं एक साथ पढ़ना फिजिबल नहीं है, मीन्स संभव नहीं है। स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी ओवरबर्डन एंड इन द गिवन सिचुएशन एडिंग अनदर लैंग्वेज विल बी अनजस्ट, ठीक है। जो स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब जैसे कि आप लोग, तो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ऑलरेडी क्या रहते हैं? ओवरबर्डन रहते हैं, मीन्स इससे पहले भी उनके पास बहुत सारा बर्डन होता है, इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो इस सिचुएशन में जब आप लोग इतने सारे सब्जेक्ट्स ऑलरेडी रीड करते हैं, उस सिचुएशन में क्या करना? कुछ और भी उसमें ऐड करना। मीन्स कंसीडर करिए कि अभी आप लोग हिंदी में सारा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, देन उसके बाद आप लोग उसी चीज़ को, सारे सब्जेक्ट्स को इंग्लिश में पढ़ेंगे, देन कंसीडर करिए कि उसके बाद एक और 3rd लैंग्वेज आएगा।
क्या स्टूडेंट्स ये पॉसिबल है? नो, कि आप लोग एक लैंग्वेज में तो सारे सब्जेक्ट पढ़ने के लिए क्या हो जाते हैं, बर्डनड हो जाते हैं। तो एक ही लैंग्वेज में इतना जब हमको प्रेशर रहता है, तो अगर हम सेम चीज़ को 3 लैंग्वेजेस में रीड करेंगे तो कितने प्रेशराइज्ड होंगे आप लोग। सो वही बोला जा रहा है यहाँ पे कि स्टूडेंट्स लोगों को एक ही लैंग्वेज के सारे सब्जेक्ट पढ़ने में इतना वो ऑलरेडी ओवरबर्डनड होते हैं। तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि उसके अलावा हम लोग क्या कर सकें, उसमें कोई और लैंग्वेज ऐड कर सकें। प्रेजेंट करिकुलम प्रोवाइड्स अ चॉइस बिटवीन इंग्लिश एंड हिंदी। जो आपका प्रेजेंट मतलब जो वर्तमान पाठ्यक्रम है वो हमको पहले से क्या दे देता है, ये फैसिलिटी दे देता है कि या तो हम अपने से खुद से इंग्लिश सिलेक्ट कर लें या फिर हिंदी सिलेक्ट कर लें। और इसी क्वेश्चन के साथ हमारा ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों ने ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझे होंगे। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।